इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के सिलेबस के बारे में। अगर आप भी 9 से क्लास 10th में आ गए हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं और उसमें क्या क्या या फिर कह सकें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साइंस यानी कि विज्ञान के सिलेबस के बारे में, आपके सिलेबस में कितने चैप्टर हैं और आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पेपर 70 नंबर के आएगा और आपका प्रैक्टिकल 30 नंबर का होगा। अगर आपको सिर्फ पास होना है तो 70 नंबर के पेपर में आपको 23 नंबर ले आने हैं और प्रैक्टिकल में 10 अंक। तो आपके अगर 33 नंबर आ जाते हैं दोनों को मिलाकर तो आप पास हो जाएंगे। आपके साइंस में कुल 13 चैप्टर्स हैं, उसमें से 4 साइंस में यानी कि केमिस्ट्री के हैं और 4 बायोलॉजी के, 4 फिजिक्स के और एक इन्वायरमेंट यानी कि प्राकृतिक संसाधन के हैं। आपके केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं और चारों चैप्टर्स में से आपका प्रश्न आएगा वो 20 नंबर का, यानी कि केमिस्ट्री से आपके कुल 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और फिजिक्स में से भी आपके 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिजिक्स में भी 4 चैप्टर्स हैं लेकिन इसमें 25 नंबर के क्वेश्चन आपके सवाल में आने वाले हैं। अगला है बायोलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। इसमें कुल 4 चैप्टर्स हैं। इसमें का पेपर आपका 20 नंबर के आएगा। यहाँ पर 25 लिख दिया गया है, वो गलती से हो गया, लेकिन आपका पेपर जो आएगा 20 नंबर के आएगा। बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके पेपर में 20 नंबर के होंगे। और अगला है हमारा प्राकृतिक संसाधन। इसमें कुल एक चैप्टर है तो इसमें से आपका 5 नंबर का सवाल आने वाला है। आगे हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट में से कौन कौन से टॉपिक आप सबको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के बारे में। तो केमिस्ट्री में आपके 4 चैप्टर्स हैं। तो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आपको इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक आपको पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, उसके बाद रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसके बाद आपको पढ़ना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण ये क्या होता है। आपको जितने टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं आपको इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, इसी में से आपका पेपर आ जाएगा। तो तीसरा टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य। फिर अगला है संतुलित रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार भी आपको पढ़ने होंगे, जिसमें है पहली संयोजन अपक्रिया, दूसरी अपघटन या फिर इसे वियोजन अपक्रिया भी कहते हैं, और तीसरी है विस्थापन अपक्रिया, और चौथी है द्विविस्थापन अपक्रिया। उसके बाद अवक्षेपण अपक्रिया, उसके बाद है हमारी उदासीनीकरण अपक्रिया। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा कि उपचयन क्या होता है तथा अपचयन अपक्रिया क्या होती है। इस चैप्टर में से आपको सिर्फ इतने ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। दूसरा पार्ट है हमारा अम्ल, क्षार तथा लवण। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए H+ तथा OH आयनों के आधार पर अम्ल की परिभाषा। उसके बाद क्षार तथा लवण की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अम्ल तथा क्षार के सामान्य गुणधर्म भी आपको पता होनी चाहिए, उदाहरण भी और इसके उपयोग भी। अगला टॉपिक है हमारा pH पैमाना की अवधारणा। pH पैमाना क्या होता है इसकी अवधारणा भी आपको पता होनी चाहिए। लघु गुणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं, आपको लघु गुणक से संबंधित परिभाषा जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको pH पैमाने की परिभाषा या अवधारणा कह लें ये पता होनी चाहिए। उसके बाद है दैनिक जीवन में pH का महत्व। हमारे दैनिक जीवन यानी कि दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है।
ये भी आप लोगों को पढ़ लेना है। उसके बाद कुछ हमें लवणों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग। आपके इन लवणों के बनाने की विधि और इसके उपयोग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार परीक्षा में आपके पूछे ही जाते हैं। तो दूसरे चैप्टर में आपको इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे चैप्टर के बारे में। तो तीसरे चैप्टर का नाम है हमारा धातु एवं अधातु। तो आपको इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं डिस्कस हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको धातु और अधातु के गुणधर्म के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद है हमारा आयनिक यौगिकों का निर्माण। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है तथा इनका गुणधर्म क्या क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। अगला टॉपिक है हमारा सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। धातु कर्म की आधारभूत विधियाँ। धातु कर्म की आधारभूत विधियाँ भी पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद हमारा है संक्षारण क्या होता है तथा उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में भी आप सबको पढ़ना होगा। अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बनिक तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी आईयूपीएसी नाम पद्धति। तो आपको आईयूपीएसी नाम पद्धति पढ़ लेनी है। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध क्या होता है, पहला टॉपिक आपको यही पढ़ लेना है। उसके बाद कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद समजातीय श्रेणी, फिर प्रकार्यात्मक समूह, फिर जैसे कि प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों हैलोजन समूह, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन। आपको इतने ही आईयूपीएसी नाम पढ़ने हैं। जैसे कि हैलोजन समूह, सिर्फ आपको हैलोजन समूह पढ़ना है आईयूपीएसी में, और एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन, यानी कि इनमें से ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको आईयूपीएसी नहीं पढ़नी है। और इसकी नाम पद्धति भी पढ़नी पड़ेगी, यानी कि आईयूपीएसी नाम पद्धति भी आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है और इनमें अंतर क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, जैसे कि दहन, ऑक्सीकरण, संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद हमें इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है, इसे हम कैसे बना सकते हैं, और एथेनोइक केवल गुणधर्म तथा उपयोग पढ़ने हैं। इसमें सिर्फ आपको इसके गुणधर्म यानी कि इसकी क्वालिटीज़ पढ़नी है और इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, यही सब पढ़ना है। उसके बाद साबुन और अपमार्जक क्या होता है, यही सब पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 में से आपको सिर्फ इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं और इसी में से आपका पेपर आएगा। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में भी आपके कुल 4 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का। तो इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सजीवों पौधों तथा जंतुओं में पोषण। पहला टॉपिक आपको ये पढ़ना है कि सजीवों और पौधों और जंतुओं में पोषण कैसे होता है, यह आपको पढ़ना है। उसके बाद श्वसन क्या होता है, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। जैव प्रक्रम में आपको कुल इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं। अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ने होगा पौधों में दिशिक गति, फिर पाद हार्मोनों का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। उसके बाद पढ़ना पड़ेगा तंत्रिका तंत्र, फिर ऐच्छिक पेशियाँ तथा अनैच्छिक पेशियाँ। उसके बाद पढ़ना पड़ेगा प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। उसके बाद रासायनिक समन्वय
जंतुओं में हार्मोन। छठे चैप्टर्स में आपको सिर्फ इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद आता है हमारा बायोलॉजी का 7वां चैप्टर। साइंस का 7वां चैप्टर है, बायोलॉजी का ये 3रा चैप्टर है। 7वां चैप्टर है हमारा जीवों में जनन। तो ये चैप्टर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा लैंगिक तथा अलैंगिक जनन क्या होता है, प्रजनन स्वास्थ्य क्या होता है, इसकी आवश्यकता तथा परिवार नियोजन की विधियां पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 7वें चैप्टर के ये सारे टॉपिक हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है आनुवांशिकता। इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आनुवांशिकता क्या होती है। आनुवांशिकता में मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागत के नियम, लिंग निर्धारण का संक्षिप्त परिचय। लिंग निर्धारण की संक्षिप्त परिचय आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसे आप तैयार कर सकते हैं। तो बायोलॉजी के चैप्टर्स कुल 4 थे, तो ये हमारे ख़त्म हुए। अब आता है हमारा फिजिक्स। आपको फिजिक्स में भी 4 चैप्टर्स मिलेंगे। इसमें पहला चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है हम बात कर लेते हैं। वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, ये आपका पहला टॉपिक है। उसके बाद गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उसके बाद वक्रता केंद्र क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र का निगमन नहीं जरूरी है। आवर्धन क्या होता है, अपवर्तन। ये सब बात थी किसके बारे में, परावर्तन के बारे में। अब हमारा आएगा अपवर्तन। तो अपवर्तन में आपको अपवर्तन के नियम क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। अपवर्तनांक क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पढ़ना है गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, लेंस सूत्र, व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है। उसके बाद आवर्धन क्या होता है और लेंस की क्षमता क्या होती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 10, पाठ 10, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आपको इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हम बात कर लेते हैं। तो मानव नेत्र में लेंस का कार्य, आपको ये पता होना चाहिए मानव नेत्र में लेंस का कार्य क्या है, या फिर मानव नेत्र आपका पूरा पढ़ लेना है आपको। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है दृष्टि दोष क्या होता है, इसका कारण क्या होता है और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, ये पढ़ लेना है आपको। गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग भी आपको पढ़ना है। फिर प्रिज्म तथा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। इस चैप्टर में से आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिजिक्स का 3रा चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत। तो सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा विद्युत का प्रभाव। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा कि विद्युत धारा क्या होती है, विभवांतर क्या होते हैं, विद्युत धारा क्या होती है। उसके बाद ओम का नियम क्या होता है, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ये भी आपको पढ़ना है और इसका दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। उसके बाद आपको पढ़ना है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा दैनिक जीवन में उपयोग, विद्युत शक्ति PVI तथा R में संबंध। इस संबंध से बहुत सारे फॉर्मूले निकलेंगे जो आपको याद होने चाहिए। फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। फिर परिनालिका क्या होती है, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के
कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है आपको ये भी पढ़ना है। फिर चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको पढ़ना है। फिर घरेलू विद्युत परिपथ पढ़ना है। आपको इस चैप्टर में से इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं। बाकी फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम ये भी कर चुका है और विद्युत मोटर ये भी कर चुका है। तो आपको जितने टॉपिक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सिर्फ आपको इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं। साइंस का हमारा लास्ट चैप्टर है और ये हमारा पर्यावरण का है, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। तो आपको इसमें से क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ये लास्ट चैप्टर है और ये चैप्टर में से इस चैप्टर में से आपके 5 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो हम बात कर लेते हैं इसमें से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो पहले आपको पता होना चाहिए पारितंत्र क्या होता है, उसके बाद पर्यावरणीय समस्याएं, ओजोन परत का अपक्षयन, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण। उसके बाद आपको लास्ट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जैव निम्नीकरण क्या होता है और अजैव निम्नीकरण क्या होता है। आपके साइंस में सिर्फ इतने ही चैप्टर हैं और आपको इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपको क्लास 10th की सारे सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको साइंस और मैथ की डेली क्लास शाम को 6 बजे मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में।